I welcome you all to this class. Topic for discussion in this class is excess demand and inflationary gap. So we are going to discuss about excess demand, inflationary gap and causes of excess demand. तो यहाँ इस क्लास में हम 3 टॉपिक्स पे फोकस करेंगे। पहला आपका है कि एक्सेस डिमांड क्या होती है, उसके बारे में हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में पढ़ेंगे कि एक्सेस डिमांड के कॉजेज या कारण क्या होते हैं। तो हम इन 3 टॉपिक्स पर इस क्लास में फोकस करेंगे। सो लेट अस डिस्कस अबाउट एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड हम किसे कहते हैं, इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिफाइन इट। एक्सेस डिमांड रेफर टू अ सिचुएशन where aggregate demand is greater than aggregate supply corresponding to full employment in the economy। मीन्स यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज़ किया है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। सो किसी और क्लास में हमने इसको डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी कि जो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल होते हैं ये 3 डिफरेंट सिचुएशन में होते हैं। मतलब जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे की इक्वल होती है, वो 3 डिफरेंट सिचुएशन में ऐसा हो सकता है। एक तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पे ऐसा होता है, दूसरा अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पे ये सिचुएशन होती है, और तीसरा है कि ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो होता है। इन तीनों अलग अलग सिचुएशन में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर होती है। यहाँ जब हम एक्सेस डिमांड को स्टडी करेंगे तो यहाँ पर हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल की बात करेंगे। सो यहाँ पे जब हम एग्रीगेट डिमांड को कंपेयर कर रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई के साथ, तो एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। ये जो एग्रीगेट सप्लाई है यहाँ पे, ये कौन सी एग्रीगेट सप्लाई की बात हो रही है? दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। कि इकोनॉमी में जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो तो उस लेवल पर जो एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई होती है, अगर प्लान्ड डिमांड या प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड उस एग्रीगेट डिमांड से या उस एग्रीगेट सप्लाई से जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है उससे ज़्यादा हो जाए प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं कि ये एक्सेस डिमांड है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एक्सेस डिमांड रेफर टू अ सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड क्रॉसेज इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। कि जो एग्रीगेट डिमांड है ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को क्रॉस करता है, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ऊपर चली जाती है एग्रीगेट डिमांड। मतलब एग्रीगेट डिमांड जो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की डिमांड से ज़्यादा हो जाती है, उसको क्रॉस कर देती है। तो इसको हम दोनों ही तरह से इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सेस डिमांड अगर हम उसको एग्रीगेट सप्लाई के साथ कंपेयर करेंगे तो कौन सी एग्रीगेट सप्लाई होगी? इट वुड बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। सिमिलरली अगर हम एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट डिमांड के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं तो कौन सी डिमांड के साथ हम कंपेयर करेंगे? जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर एग्रीगेट डिमांड है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। जैसे आप देख रहे हैं ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे डायग्राम है, यहाँ हमने एक्स एक्सिस पर जो है इनकम या आउटपुट लेवल को शो किया है और वाई एक्सिस पर हमने एग्रीगेट डिमांड को शो किया है। और एएस जो कर्व है ये एग्रीगेट सप्लाई को शो कर रहा है। जैसा आप देख रहे हैं जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ये ओ से ई पॉइंट तक ये इंक्रीजिंग शेप में है, मतलब अपवर्ड स्लोपिंग शेप है इसकी। लेकिन ई पॉइंट के बाद आप इसको देखेंगे तो ये जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ये पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाता है। इसका मतलब है कि एग्रीगेट सप्लाई अब कांस्टेंट है, उसको आप बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है ई पॉइंट पर मेंटेन हो चुका है। तो जब इकोनॉमी में एक बार फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बन जाता है तो उसके बाद
वहाँ पर हम एम्प्लॉयमेंट लेवल को नहीं बढ़ा सकते हैं और ना ही आउटपुट लेवल को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे इकोनॉमी ऑपरेट कर रही है। सो ई इज द इक्विलिब्रियम लेवल एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या इनकम डिसाइड हो रहा है, जो कि ओ एम पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। नाउ सपोज ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी कारण से आपकी जो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है ये फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड से इंक्रीज हो जाए, उससे ज़्यादा हो जाए, उसको क्रॉस कर जाए, तो यहाँ पर आप जैसा देख रहे हैं कि ये जो आपका एग्रीगेट डिमांड 1 है, AD1 है, ये जो AD1 है ये आपका प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है, ये इकोनॉमी के अंदर प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड से ग्रेटर है। ये जो डिमांड है AD1 ये एग्रीगेट सप्लाई को F पॉइंट पर कट कर रही है, मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम बन रहा है इकोनॉमी का। यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? दिस इज नोन एज ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब यहाँ जब हम एक्सेस डिमांड की बात कर रहे हैं तो हमने ये जो दो डिमांड्स हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की एग्रीगेट डिमांड और प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड जो कि AD1 के द्वारा शो हो रही है, इन दोनों के बीच में गैप क्या है? इन दोनों के बीच में है गैप EF, जो कि इस कर्व के द्वारा शो किया जा रहा है। EF जो गैप है, ये जो गैप है किस चीज़ को शो कर रहा है? ये एक्सेस डिमांड को शो कर रहा है। ये शो कर रहा है कि इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड है, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की डिमांड से ऊपर जा चुकी है एग्रीगेट डिमांड। या इसको हम यूँ कह सकते हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड है, प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड, ये उस एग्रीगेट सप्लाई से बड़ा है जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे है। सो इसको हम किसी भी तरह से एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई के साथ कंपेयर करके इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर एक्सेस डिमांड। सो लेट अस डिस्कस अबाउट इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप को समझने से पहले आपको ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि एक्सेस डिमांड किसे कहते हैं, क्योंकि एक्सेस डिमांड की वजह से ही इन्फ्लेशन क्रिएट होती है। जब इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सेस डिमांड को, तो एक्सेस डिमांड की जब सिचुएशन इकोनॉमी में होती है तो उससे जो जनरल प्राइस लेवल है वो बढ़ता है, और जब ये लगातार प्राइसेस में इंक्रीज आती है जनरल प्राइस लेवल में, तो उसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं, और इसी से इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। जैसा आप देख पा रहे हैं, एक्स एक्सिस पर हमने इनकम लेवल को या आउटपुट लेवल को या प्रोडक्शन लेवल को या फिर एम्प्लॉयमेंट लेवल को शो किया है, और वाई एक्सिस पर जो है एग्रीगेट डिमांड को शो किया गया है। यहाँ जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ये O पॉइंट से E पॉइंट तक परफेक्टली इलास्टिक है। ये पॉजिटिव स्लोपिंग है, लगातार बढ़ रहा है एग्रीगेट सप्लाई, बट E पॉइंट के बाद जो एग्रीगेट सप्लाई है ये पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाती है। दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर हमने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को मेंशन किया हुआ है। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो AD है, दिस इज इंडिकेटिंग अबाउट फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड। AD जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड जो है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड को इंडिकेट कर रही है। तो ये जब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल इन द इकोनॉमी मेंटेन हो जाए, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन हो चुका है इकोनॉमी में, तो इसका मतलब है कि सारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो चुके हैं। तो जब सारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो चुके हैं तो हम एग्रीगेट सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते हैं। सो एग्रीगेट सप्लाई remains constant and that's why it is parallel to the y axis, इसीलिए ये y axis के पैरेलल रहेगी। सो जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है कि एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड कर्व ये एक दूसरे को E पॉइंट पे कट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल बन रहा है, और ये जो इक्विलिब्रियम लेवल है
इसे हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को मेंटेन कर रहा है या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को इंडिकेट कर रहा है। सो अगर एग्रीगेट डिमांड इससे ऊपर चली जाती है, मतलब प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड अगर फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड से ऊपर चली जाती है, तो ये जो दोनों के बीच में गैप क्रिएट होता है, जैसे आप देख रहे हैं जो EF जो गैप शो हो रहा है दोनों डिमांड्स के बीच में, इसको आप कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। दिस इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। इसको हम कैसे मापते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप इज इक्वल टू FM माइनस EM। यहाँ पे हमने पहले FM में से EM जो डिस्टेंस है उसको लेस कर दिया है, सो दिस इज इन्फ्लेशनरी गैप। In other words, we can say inflationary gap is the gap between the planned aggregate demand and full employment aggregate demand। कि जो full employment level पर जो aggregate demand है उसको जब हम planned aggregate demand में से less करते हैं, so this becomes the gap between the two, this becomes the inflationary gap, so this is equal to EF। ये EF जो है this is indicating the inflationary gap। So excess demand and inflationary gap it is one and the same thing, क्योंकि excess demand की वजह से ही inflationary gap create हो रहा है। और जो चीज़ जिस चीज़ के द्वारा, मतलब जिन डायग्राम्स के द्वारा हम excess demand को इंडिकेट करते हैं, शो करते हैं, सिमिलरली उसी डायग्राम से हम inflationary gap को इंडिकेट करते हैं। सो इन्फ्लेशनरी गैप जो है दिस इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द एक्सेस डिमांड। इसलिए आपको पहले एक्सेस डिमांड का एक अच्छे लेवल पे अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, एंड उसी चीज़ से हम आगे ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि किस तरह से जो इन्फ्लेशनरी गैप है वो इकोनॉमी में क्रिएट होता है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड के कारण क्या क्या हो सकते हैं, क्यों एक्सेस डिमांड क्रिएट होता है इकोनॉमी में, उसको हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि एग्रीगेट डिमांड जो है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, आप सभी जानते हैं एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट हैं ओपन इकोनॉमी में वो क्या होता है। C जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को इंडिकेट करता है, I जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को इंडिकेट करता है, G विच इंडिकेट्स द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब दोनों तरह का एक्सपेंडिचर, जैसा आप जानते हैं कि गवर्नमेंट कलेक्टिव कंजम्पशन के लिए बहुत सारा खर्चा करती है और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में भी बहुत सारा पैसा खर्च करती है। तो उन दोनों का जो सम टोटल है उसको हम कहते हैं G, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एंड नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। तो इसको भी हम एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट लेते हैं। सो लेट अस डिस्कस कि एक्सेस डिमांड क्यों होती है। देखो ये जो एक्सेस डिमांड है, ये जो एग्रीगेट डिमांड के हम कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, इन्हीं कंपोनेंट में से किसी एक कंपोनेंट में या दो में या चार में या सभी में इंक्रीज आया होगा, ये जो खर्चा है ये बढ़ा होगा, तभी आपका जो एक्सेस डिमांड है वो उसकी सिचुएशन क्रिएट हुई है। तभी आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे थी उससे ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड होगी, मतलब प्लान डिमांड ज़्यादा होगी। सो लेट अस डिस्कस ऑल दीज कॉजेज वन बाय वन। सो सबसे पहले हम लेंगे इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो पहला पॉसिबल कारण क्या है कि हो सकता है कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसमें वृद्धि हुई होगी, देयर मे बी इंक्रीज इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब जो पब्लिक खर्चा कर रही है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे, जिसको हम प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, तो उसमें वृद्धि हो सकती है। उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि आज हम ग्लोबलाइजेशन एज में जी रहे हैं, तो हर एक देश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं कंज्यूमर के पास, बहुत तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो चुके हैं, कंज्यूमर के पास चॉइस मेकिंग के लिए बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। तो नेचुरली है कि एक तरह से हर कोई अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदता है, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ कोर्स बढ़ता है और बढ़ भी रहा है आज की डेट में।
तो हो सकता है कि जो एक्सेस डिमांड है वो इसलिए हुई हो क्योंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ गया हो। पहला कंपोनेंट था आपका ये कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में वृद्धि हो सकती है, ये इसका पहला कारण हो सकता है। सेकंड इज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये भी हो सकता है दूसरा कारण, क्योंकि ये कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का कि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया हो। देयर में भी इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे आज मतलब एक रेस लगी हुई है कि हमने अपनी प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाना है, हमने अपने जीडीपी को मैनी फोल्ड बढ़ाना है, तो उसके लिए सरकार भी अलग अलग पॉलिसीज बनाती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उसमें प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत सारा जो एक लीडिंग रोल है आज की डेट में, लगभग सभी इकोनॉमीज़ के अंदर वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है, क्योंकि आज की डेट में एक प्राइवेटाइजेशन का दौर है। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर को अब बहुत बड़ा एक डोमिनेंट रोल मिला है इकोनॉमी के अंदर। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है इकोनॉमी के अंदर, तो मे बी कि ये जो एक्सेस डिमांड क्रिएट हुई है वो उस वजह से हुई हो कि आपका जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो इकोनॉमी में बढ़ गया हो। ये भी एक पॉसिबल कारण इसका हो सकता है। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नमेंट जो है वो जो भी खर्चा करती है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो वो एक्सपेंडिचर है जो कलेक्टिव कंजम्पशन के लिए है, और दूसरा है जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है अपने एंटरप्राइजेज में या और प्रोडक्टिव जो उसके प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पे जो पैसा खर्च करती है सरकार, तो इसको हम कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो हर एक जो गवर्नमेंट है उसको अपना एक तरह से हर एक मतलब लोगों तक जो है एक वेलफेयर उसको प्रोवाइड करना होता है, हर एक की वेलफेयर की चिंता करनी होती है, या अपने देश की जीडीपी को भी बढ़ाना होता है। तो सरकार हर तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में पैसा खर्च करती है, चाहे सोशल वेलफेयर के लिए हो, चाहे वो डिफेंस के लिए हो, या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए हो, या फिर गवर्नमेंट अपनी इंडस्ट्रीज भी चलाती है ताकि इकोनॉमी के अंदर कंपटीशन बनी रहे, प्राइवेट सेक्टर जो है वो पुअर सेगमेंट का एक्सप्लॉयटेशन ना करे, नेसेसिटीज जो हैं वो कम से कम प्रोड्यूस हो गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा, और बाकी चीज़ों में भी गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करती है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से अगर जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है अगर उसमें वृद्धि हो जाए, वो ज़्यादा हो जाए, तो भी वो भी एक पॉसिबल कारण होता है एक्सेस डिमांड के होने का, या एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट होने का। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। तो एक्सेस डिमांड इसलिए भी हो सकती है कि आपका जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ सकता है, मतलब बढ़ गया हो तो भी एक्सेस डिमांड हो सकती है, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ने का मतलब है कि जो हमारी इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन है उसको हम बढ़ा रहे हैं, मतलब हमारी जो डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस गुड्स हैं जो हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हुई हैं उसकी विदेशों में डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं ना। एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं मतलब हम लोग यहाँ से ज़्यादा प्रोडक्शन करके बाहर भेज रहे हैं, तो हमारी चीज़ों की डिमांड बढ़ गई, तो भी एक्सेस डिमांड हो गई एक तरह से। नेक्स्ट पॉइंट इज डिक्रीज इन इम्पोर्ट्स। डिक्रीज इन इम्पोर्ट्स की जो हम आयात करते हैं विदेशों से वो कम हो गए। अगर मान लीजिए उसमें कमी आती तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने देश में बनी हुई चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करेंगे, क्योंकि अगर हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं, विदेशों से हम कम सामान मंगा रहे हैं, तो इसका मतलब है हम अपने देश में बने हुए सामान की डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो इट मीन्स कि हमारी अपनी जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि विदेशों से जो हम सामान मंगाते थे, जो हम इंपोर्ट करते थे, अब वो कम हो गया है। उसमें अगर कमी आती है तो एक प्रेशर होता है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स पर कि उन चीज़ों की डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए जो है वो एक्सेस डिमांड क्रिएट होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिक्रीज इन टैक्सेस। देखिए अभी जो डिक्रीज इन टैक्सेस है ये हालांकि एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट नहीं है, लेकिन ये भी एक कारण हो सकता है। और ये कारण क्या है कि डिक्रीज इन टैक्सेस। देखिए इससे किस तरह से डिमांड बढ़ सकती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकती है। अगर टैक्सेस डिक्रीज होते हैं तो इसका मतलब है कि लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ती है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा रहता है जिसको वो खर्च कर सकते हैं अपनी इच्छा से।
तो अगर वो परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो नेचुरली है कि इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। देखिए, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहे कि हमने टैक्स रेट को कम कर दिया, जहां पर 20% टैक्स ले रहे थे वहां पे 10% हमने कर दिया, तो भाई जो 10% पैसा है वो तो पब्लिक के पास बचेगा ना, प्राइवेट सेक्टर के पास बचेगा। तो उससे क्या होगा, सबके पास एक तरह से परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी इकोनॉमी के अंदर। और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, उससे डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, पूरी इकोनॉमी की डिमांड उससे बढ़ेगी। सो दिस इज आल्सो पॉसिबल रीजन दैट डिक्रीज इन टैक्सेस इट आल्सो कॉजेज व्हाट, द एक्सेस डिमांड। ये भी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को क्रिएट करती है। और नेक्स्ट एक और कारण इसका क्या हो सकता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है कि जब सरकार बजट लॉस को पूरा करने के लिए न्यू करेंसी इशू करती है, नया नोट छापती है और उसके द्वारा उससे मनी सप्लाई को मार्केट में बढ़ाया जाता है। तो अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग को अप्लाई किया जाता है तो उससे भी परचेजिंग पावर इकोनॉमी में बढ़ती है, और उस परचेजिंग पावर बढ़ने से जो आपका एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी के अंदर वो भी बढ़ती है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि अलग अलग पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। जैसे जितने भी मैंने ये आपको यहाँ जिन पॉइंट्स पे हमने फोकस किया है कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो सकता है वो बड़ा हो, या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बड़ा हो, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बड़ा हो, या फिर एक्सपोर्ट में वृद्धि हुई हो, इंपोर्ट में कमी हो सकती है, या फिर टैक्सेस में डिक्रीज की वजह से परचेजिंग पावर बढ़ी होगी और उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ी होगी, या फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग अप्लाई करने से भी मतलब परचेजिंग पावर बढ़ी होगी और उस वजह से आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ा होगा। तो ये पॉसिबल कॉजेज हैं। मतलब ये पॉसिबल कॉजेज का मतलब है कि इसमें से किसी एक चीज़ में चेंज आया होगा, जिस तरह से भी इंक्रीज डिक्रीज बताया गया हर एक पॉइंट में सिचुएशनल, उसमें किसी एक चीज़ में हुआ होगा, दो में हुआ होगा, या चार में हुआ होगा, या सभी में हुआ होगा। इन सभी चीज़ों की वजह से आपका जो एग्रीगेट डिमांड है जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर था उससे ऊपर जो है आपकी एग्रीगेट डिमांड जा सकती है, और इसी को हम कहते हैं कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड। So if you find this uh, topic meaningful and helpful to you, then please share this video to other students also, those who can be benefited from this. Thank you.